ओके। हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के सबसे लास्ट टॉपिक, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद ये चैप्टर यहीं खत्म। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए थोड़े से बैकलॉग में चलते हैं। देखो, ये एक्चुअल में हमारा जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलो या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलो, इसी का ही इफेक्ट अब तक देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग कहीं ना कहीं विदेश से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे फोन से बोलो, चाहे विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे आकर के बिजनेस करती है, हम चले जाते हैं बिजनेस करने के लिए, कहीं ना कहीं इसी इकोनॉमिक पॉलिसी या रिफॉर्म के चलते ही ऐसा संभव हो पाया है। लेकिन इस समय में मतलब 1991 के पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। विदेश में बात करने के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता था, तब जाकर के वो तार चलता था, वो सब चलते थे ना, तो वो चलता था। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जानने का ये है कि ऐसा हुआ क्यों कि आज हम लोग ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो समझना ध्यान से, जो पीरियड था हमारा 1951 से 1990 का जो पीरियड था, ये पीरियड कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, मतलब गवर्नमेंट ने, बट उस तरीके से वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे नहीं पाया। तो इसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे रीजंस हुए जो हमें ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पे मजबूर कर दिया गया। मतलब हम लोगों को नहीं भाई, मतलब उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, काफी दिमाग वाले बंदे थे, वो एक समय में गवर्नर भी रह चुके हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, तो इन लोगों ने ये देखा कि नहीं भाई, हमारा जो इकोनॉमी है, मतलब इंडिया जो एक इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं पीछे चलते जा रहा है, तो क्यों ना इसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज किया जाए। तो इसी को बेस करके हम लोगों ने, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री थे और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी ये अच्छा इनिशिएटिव लिया। देन आज हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ड्यू टू दिस पॉलिसी। ठीक है, तो देखो रीजन क्या था ये इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने का। सबसे पहला रीजंस फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नंबर 1, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। देखो, हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, मतलब जो गवर्नमेंट से के थ्रू रन होते थे, कहीं ना कहीं उसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था। मतलब इनडायरेक्टली बोला जाता है ना कि सरकारी तो सरकारी ही होता है, तो बात वही था। उनके जो प्लान्स एंड पॉलिसीज थे उस तरीके से एप्लीकेबल हो नहीं पाए, उस तरीके से रिजल्टिंग फैक्टर काम नहीं कर पाए। तो इसके चलते कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो कहीं ना कहीं घट रहा था, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग लोअर स्टेज में पहुंच रहे थे। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, उसमें डेफिसिट दिख रहा था, मतलब नेगेटिव बैलेंस। अब नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है? आप अगर इंपोर्ट ज्यादा करोगे और एक्सपोर्ट कम करोगे तो ऑब्वियसली खर्च ज्यादा होगा और इनकम कम होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस होगा वो कहीं ना कहीं डेफिसिट में दिखेगा, मतलब ज्यादा हानि दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। तो ये कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन प्रेशर। बिल्कुल, अगर आप, मतलब अगर कोई इकोनॉमी अगर मान लो एक लोन को पे करने के लिए दूसरी जगह से लोन लेती है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी खुद ब खुद डेट ट्रैप में फंस जाती है। मतलब इतना उधार हो जाता है कि अब वो समझ नहीं चाहता, मतलब समझ में नहीं आता था कि किस तरीके से इस डेप्ट को कहीं ना कहीं कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमी में पैसा आ रहा था और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो था फॉल इन फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा कंडीशन इतना खराब हो गया था ना कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कहीं ना कहीं सिर्फ फोर्टनाइट, मतलब 15 डेज के लिए तक ही सीमित रह गया था। और अब हम इतने कैपेबल भी नहीं थे कि अब हम इंपोर्ट भी कर सके जो हमारे बेसिक नीड्स की चीजें थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी था वो कहीं ना कहीं डिग्रेडेड हो रहा था। तो ऐसा समझ में नहीं आया और उस समय के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने ये डिसीजन अल्टीमेटली उनको लेना पड़ा। नहीं, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर मिल करके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी मैंने बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये डिसीजन को लिया कि नहीं भाई, अब रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिफॉर्म आया 1991 में। अब क्या हुआ देखो, उसमें मेन 3 पिलर्स थे जो बहुत आज तक देखने को मिल रहा है। क्या क्या? सबसे पहला लिबरलाइजेशन,
दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। मतलब अगर इसे शॉर्ट में बोले तो ये एलपीजी के नाम से जाना गया। देखो ये ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो टेन्योर था ये 40 इयर्स का, कहीं ना कहीं ये टोटली पब्लिक सेक्टर क्या करती थी, अपना पूरा कंट्रोलिंग पावर सिर्फ अपने पास रखती थी। और कोई भी अगर बिजनेस करना चाह रहा था इकोनॉमी में तो उससे गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन लेना पड़ता था, मतलब इनडायरेक्टली लाइसेंस लो भाई तभी तुम बिजनेस कर पाओगे। तो इससे क्या होता था, सारा प्रेशर पब्लिक सेक्टर में पड़ रहा था, तो ये तो कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट दे रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं करते, अब पब्लिक सेक्टर को छोड़ करके, मतलब पब्लिक सेक्टर को लेना भी था और प्राइवेट सेक्टर को भी इकोनॉमी में आने का मौका दिया जाए। तो उसे मतलब बिजनेस करने के लिए लिबरल पॉलिसी अपना दिया जाए, इसलिए बोला गया लिबरलाइजेशन, मतलब लिबरल पॉलिसी, सबके लिए जगह बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इट इज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म है विथ मेन ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। देखो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया गया। जितने रेस्ट्रिक्शंस थे जो बिजनेस करने के लिए थे प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसे हटा दिया गया। रिलेटेड टू द स्केल ऑफ ऑपरेशन, फ्रीडम फॉर फिक्सिंग प्राइस। पहले क्या होता था, पहले अपने मर्जी से कोई प्राइस फिक्स नहीं कर सकता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। तो ये सब पॉलिसीज को हटा दिया गया। अब इक्वल मौका दिया जाने लगा था कि प्राइवेट सेक्टर तुम भी आओ मार्केट में, तुम भी प्रोडक्शन करो और इकोनॉमी को बूस्ट अप दो। तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन पॉलिसी बना। देन बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उसकी कुछ स्टेक्स बेच दिए गए प्राइवेट सेक्टर को, कि भाई पब्लिक सेक्टर के कुछ कुछ जो मतलब सिक इंडस्ट्री है उसको तुम ले लो और उसको रिवाइव करो और चलाओ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर दोनों इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर के किसी इकोनॉमी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। इट अलाउज प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर अर्लियर रेस्ट्रिक्टेड टू द पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर ने जो रेस्ट्रिक्ट करके रखा था उसमें अलाउ कर दिया पब्लिक सेक्टर ने कि आओ और इन्वेस्ट करो पब्लिक सेक्टर में, मतलब डिसइन्वेस्ट कर दिया गया अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट को थ्रू गवर्नमेंट टू डेवलप हेल्दी कंपटीशन। अब तुम लोग भी जानते हो कि भाई अगर कोई भी काम में प्राइवेट सेक्टर हाथ दे दे तो काम तो अच्छा होता ही है, नहीं तो पैसा नहीं मिलने का, समझते हो ना, पैसा नहीं देंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर का क्या, काम करो पैसा लो, लेकिन गवर्नमेंट को तुम लोग तो भाई अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो लास्ट जो हुआ ग्लोबलाइजेशन, ये हुआ कहीं ना कहीं, अब अभी भी ये देखने को मिलता है थ्रो इट, इसके चलते ही हम लोग कहीं ना कहीं अब हम ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी चाहे तो वो बाहर में विदेशी में अपना बिजनेस रन कर सकता है ड्यू टू दिस पॉलिसी। क्लियर है, क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक रिफॉर्म विथ मेन ऑब्जेक्टिव टू इंटीग्रेट इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज एज वर्ल्ड इकोनॉमी टू स्ट्रेंथन the power of economy। पावर, किसी भी इकोनॉमी के पावर को बूस्ट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया। तो अब देखते हैं जो एनईपी का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस सेक्टर पे और इंडस्ट्री सेक्टर पे। देखो सबसे पहला, इंक्रीजिंग कंपटीशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडियन फर्म एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज, इंक्रीज्ड कंपटीशन। बोला गया क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा लिबरल कर दिया मार्केट को कि कोई भी आए बिजनेस कर सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर ने अपना इनिशिएट लिया। तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन पब्लिक, ये जो प्राइवेट सेक्टर फर्म बढ़ गया, उसमें उसके ऊपर और बाहर के भी फर्म आने लगे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट मोर डिमांडिंग कस्टमर। मोर डिमांडिंग कस्टमर अब क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहे और तुम्हारे पास 10 ऑप्शन रहे, तो तुम पहले 10 ऑप्शन को देखोगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्ट को चूज करोगे। तो बस इसी एनईपी के थ्रू ये कहीं ना कहीं एक कस्टमर के लिए बेनिफिट हो गया कि वो मोर डिमांडिंग हो गया, वो ज्यादा प्रोडक्ट में डिमांड करने लगा, उसके पास अब एक ऑप्शन नहीं रहा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड कंपनीज टू इंस्टॉल लेटेस्ट मशीनरी एंड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्निक्स। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल अब विदेशी फिरंगी लोग आ रहे हैं अपने अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के,
वो भी चाहेंगे कि ज्यादा प्रॉफिट हो, कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगे, तो कौन नहीं चाहता है। तो अब ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के जो फर्म्स है उसे भी मोटिवेट कर गए कि भाई वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी तो चेंज होने लगा ना, वो भी अपने प्लान्स एंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इन्वायरमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाने लगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेसेसिटी फॉर चेंज। देखो अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी को चेंज किया तो ये सबके लिए है, चाहे छोटे से छोटे बिजनेस की बात कर लो, बड़े से बड़े बिजनेस की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने चेंज किया तो एक जनरल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो ये क्या बोलती है, विथ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस हैड टू मॉडिफाई पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट ने चेंज किया है इस पॉलिसी को, सबको चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चेंज देखने को मिल गया, जरूरी था, नेसेसिटी थी चेंज की। नेक्स्ट मार्केट ओरिएंटेशन। देखो पहले का मार्केट था कि प्रोडक्ट बिक गया, सेलर अपने जगह, बायर अपने जगह, अगर प्रोडक्ट अच्छा ठीक, नहीं अच्छा भाड़ में जाओ। बट अब ऐसा मार्केट नहीं है, अब मार्केट प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से शिफ्ट करके मार्केटिंग ओरिएंटेशन में चले गए। मतलब अब मार्केटिंग चीज को देखा गया है, यहाँ पे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मेनली रखा गया है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर्स आर गॉड, समझ रहे हो ना मार्केट का। तो ये क्या है देखो, विथ इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, प्रोडक्ट ज्यादा दिख गया तो अवेयर तो हो गए ना कस्टमर्स। बिजनेस एंटरप्राइज हैड टू शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टू मार्केट ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से शिफ्ट करके मार्केट ओरिएंटेशन में ज्यादा ध्यान देने लगे। मतलब अब देखते हो ना कि कस्टमर ने एक प्रोडक्ट को लिया, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी दिया जाएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कस्टमर सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपैक्ट है जो एलपीजी के हमारे लिए पॉजिटिव इंपैक्ट दे करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।